जय हिंद। स्वागत है आपका आरजी रिसर्च विंग पर। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में एक आर्थिक संकट, बहुत बड़ा आर्थिक संकट चल रहा है और इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है और इस अस्त व्यस्तता को पटरी पर लाने के लिए ये बहुत सारे संस्थानों का दरवाज़ा खटखटा रहा है और वहाँ से मदद की गुहार लगा रहा है कि मुझे वहाँ से कोई मदद मिल जाए। जैसा कि हम पाकिस्तान के रवैये को जानते हैं कि वो ले तो लेता है लेकिन देने पर विश्वास नहीं रखता और इसी प्रकार से आईएमएफ से इसने गुहार लगाई है मदद की कि हमारे इस इकोनॉमिक क्राइसिस में हमें फिर से अपनी गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए हमारी मदद करिए। तो इस कंडीशन में आईएमएफ ने इसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज कर दी और उसमें से एक महत्वपूर्ण टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप अपनी ज़रूरत की वस्तुओं, रोज़मर्रा की यूज में होने वाली वस्तुओं पर मूल्य बढ़ाइए, उस पर टैक्स बढ़ाइए। टैक्स बढ़ाने पर मूल्य बढ़ जाएगा और ऑलरेडी पाकिस्तान में चीज़ों की, रोज़मर्रा की चीज़ों की इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ चुकी है कि अगर अब आगे और बढ़ाया गया तो पाकिस्तान एक विध्वंसक स्वरूप धारण कर सकता है और वहाँ पे एक विध्वंसक तख्ता पलट हो सकता है। तो चलिए आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज बात करेंगे पाकिस्तान में चलने वाले आर्थिक संकट के कारण क्या है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने अभी हाल में टर्की को ऐड भेजी है, इस ऐड के बारे में कि ये कैसी ऐड थी और उधर का रिप्लाई क्या था टर्की का। तो चलिए आइए चलते हैं वीडियो में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पे लोग आटे के लिए ये आटा बांटा जा रहा है। तो यहाँ पे आटे के लिए लोग इस तरीके से छीना झपटी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की कंडीशन हो गई है पाकिस्तान में। ये पेट्रोल के लिए पूरा पेट्रोल पंप पे एकदम लोगों से भरा हुआ है। पाकिस्तान के पास इतना कम फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है कि वो बाहर की वस्तुओं को आयात करने में असक्षम है और जब चीज़ें कम आयात कम कर पा रहा है तो वहाँ पे उस चीज़ों की कमी है और कमी की वजह से लोगों की इतनी बड़ी लाइन और इतनी बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। इस तरीके की कंडीशन है। आप ये देखिए, इसमें ये एक दूसरे का गला दबा रहे हैं। ये आटा की बोरी लेके भागने के चक्कर में इनका दबा रहे हैं और ये इनका दबा रहे हैं। तो इस तरीके के हालात हो गए हैं पाकिस्तान में, आप देख सकते हैं। और जो आटे का मूल्य है 140 रुपये से 160 रुपये किलो है आटे का मूल्य और जो डीजल का मूल्य है 280 रुपये पर लीटर है, पेट्रोल है 272 रुपये पर लीटर और जो इसकी पाकिस्तानी मुद्रा की वैल्यू है भारत की मुद्रा के कंपैरिजन में वो 0.32 रुपये है। मतलब भारत की जो रुपया है वो 0.32 रुपया एक पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। समझ रहे हैं? अगर आप पाकिस्तान में कोई चीज़ 1 रुपये में खरीद रहे हैं तो वही चीज़ आप अपने भारतीय मुद्रा से पाकिस्तान में जाके 0.32 रुपये में ही मिल जाएगी। और डॉलर के विषय में 0.0038 यूएसडी है। तो इतना इसका मुद्रा कम हो चुकी है, इसकी मुद्रा की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। तो ये अभी का रेफरेंस है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के जियोग्राफिकल कंडीशन की कि उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है और जियोग्राफिकल कंडीशन जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे उसके इकोनॉमिक क्राइसिस की रीज़न पे। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान का जियोग्राफिकल कंडीशन। तो जो इसका जियोग्राफिकल कंडीशन है तो आप देख सकते हैं भारत एक इसका बड़ा पड़ोसी देश है और इधर अफगानिस्तान है, इधर चाइना है, इधर ईरान है। ये अफगानिस्तान, ईरान और चाइना है और इधर इंडिया है। तो ये ईरान है कंट्री और आप सबसे पहले मैप को देख लीजिए ध्यान से। तो ये जो हम जिस एरिया को हाईलाइट कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान का मैप है। तो ये पाकिस्तान का मैप है, आप इसे ध्यान से देखिए। और इसमें जो प्रमुख राज्य हैं वो 4 राज्यों में ये बटा हुआ है पाकिस्तान। सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य जो इसका है वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की ये जो राजधानी है इसे क्वेटा कहते हैं, यहाँ पे है इसकी राजधानी क्वेटा और ये है बलूचिस्तान जो कि इसका सबसे बड़ा राज्य है। तो बलूचिस्तान के बारे में हमने जान लिया। अब ये जो दूसरा राज्य है इसका, ये सिंध है, ये सिंध है इसका दूसरा राज्य और यह है बलूचिस्तान।
ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, और ये जो है ये पंजाब है, ये पंजाब है। ठीक, ये बलूचिस्तान है, ये पंजाब है, ये सिंध है, और ये जो है ये है खैबर पख्तूनवा इसे कहते हैं। और सारे आतंकवादियों का जो गढ़ है वो इसी खैबर पख्तूनवा में निवास करता है। इनके सारे आतंकवादी जो भी अवैध चीज़ें, बंदूक, बम बनाना, विस्फोटक बनाना, सारा यही खैबर पख्तूनवा में होता है। तो ये इसके 4 राज्य हो गए, और ये POK हो गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये जो 4 राज्य हैं इसके इस तरीके से, और इसकी राजधानी जो है इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद इसकी राजधानी है पाकिस्तान की। ठीक, तो ये जियोग्राफिकल कंडीशन है, हमने समझ लिया। एक तरफ से अरब सागर से मिलता है ये इसकी सीमा, और यहाँ पर इसके बारे में जान लें, यहाँ पे एक ग्वादर बंदरगाह है। ठीक, ये जान लिए, और ग्वादर बंदरगाह से ही CPEC सड़क होकर जाती है। तो इस ग्वादर बंदरगाह से ही CPEC सड़क होकर जाती है। चाइना या पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है। ठीक, ये सारी हो गई जियोग्राफिकल कंडीशन। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं इसके अर्थव्यवस्था की, कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था है, USA की अर्थव्यवस्था है, सबकी अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं: मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो जो इसकी अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सामाजिकवाद, मतलब समाज के लोगों का भी कल्याण, हित छुपा हो, और पूंजीवाद का भी हित छुपा हो, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का भी हो तो, और सोसाइटी का भी हो तो, ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक, और जो ये कंट्री है निम्न आय विकासशील देश है, मतलब इसकी जो इनकम है यहाँ के लोगों की वो निम्न आय की श्रेणी में आती है, और विकासशील के देश की श्रेणी में आता है पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। GDP इसकी नॉमिनल GDP के अकॉर्डिंग $376 बिलियन है, और 23rd है। ये 23rd नहीं है इसकी रैंकिंग, ये 23rd रैंकिंग यहाँ पे नहीं है। 23rd रैंकिंग इसकी परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग है। तो 23rd रैंकिंग जो इसकी है GDP परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग है 1.512 ट्रिलियन। अब आप GDP, नॉमिनल GDP और परचेजिंग पावर पैरिटी को समझ लीजिए। तो ये जो नॉमिनल GDP होती है ना, ये नॉमिनल GDP सीमा के अंदर उत्पादित, किसी भी देश के सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं के सकल उत्पाद का अंतिम मूल्य वो होता है हमारी नॉमिनल GDP, जो कि 376 बिलियन है। और जो GDP परचेजिंग पावर पैरिटी होती है वो दिखाता है कि किसी देश में कोई भी चीज़ खरीदने की, वहाँ के लोगों की वस्तुओं को खरीदने की क्षमता कितनी है, तो उसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। और उसके अकॉर्डिंग इसकी जो अर्थव्यवस्था है 1.512 ट्रिलियन है, जो कि पूरे ग्लोबली 23rd रैंक है इसकी इसमें। ठीक, और जो इसकी GDP नॉमिनल है 376 बिलियन है। आप इतना समझ लिए। जनसंख्या इसकी 227 मिलियन है, जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में ग्लोबली इसकी 5th रैंकिंग आती है। 5th रैंकिंग आती है। फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया है, उसके बाद USA है। मुद्रास्फीति को समझ लेते हैं। तो 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसके यहाँ 25% मैक्सिमम मुद्रास्फीति दर्ज की गई। अब ये मुद्रास्फीति क्या होती है इसको समझ लीजिए। तो ज़रूरत की जो वस्तुएं होती हैं, रोज़मर्रा की वस्तुएं, उनकी कीमतों में लगातार वृद्धि होना मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति कहलाता है। तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या हुआ, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ जो वस्तु पहले 100 रुपए की मिलती थी, अब वो 125 की मिलेगी। 25% मुद्रास्फीति हो चुकी है उसके यहाँ। जो वस्तु पहले 100 रुपए की थी, अब वो 125 रुपए की हो गई होगी। तो ये है मुद्रास्फीति, आप समझ गए होंगे। निर्यात जो इसका है $32 बिलियन का है, और जो आयात करता है ये दूसरे देशों से, ये $72 बिलियन का है। मतलब क्या है इसका, जो ये अपने घर में बनाता है वस्तुओं को, और दूसरे देश में $32 बिलियन का बेच के आता है, और ये दूसरे देशों में जाके जो खरीद कर लाता है ना, वो $72 मिलियन का खरीद कर लाता है। अब आप सोचिए कि मतलब तुम बेच 32 रुपए का रहे हो, खरीद 72 रुपए का रहे हो, तो तुम ट्रेड डेफिसिट में चले नहीं जाओगे, तुम माइनस
में नहीं चली जाओगे तो 72 बिलियन डॉलर। तो आप देखिए जो ट्रेड डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जितने का एक्सपोर्ट कितने का है, एक्सपोर्ट कितने का है, ये है 32 बिलियन डॉलर का। निर्यात जो करता है वो 32 बिलियन डॉलर का है और जो आयात करता है वो 72। तो इसको 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट एक घाटे में रहता है, मतलब व्यापार में घाटे में रहता है। सर्वाधिक इसका व्यापार चाइना के साथ ही होता है, बहुत सारा व्यापार ये चाइना के साथ करता है। तो ट्रेड डेफिसिट के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं सकल बाह्य ऋण। सकल बाह्य ऋण जो इसका है 130 बिलियन डॉलर है, 130 बिलियन डॉलर इसने ऋण ले रखा है और जो इसको फाइनेंशियल ईयर 2023 में पे करना है वो 30 बिलियन डॉलर है। अब मतलब समझ लीजिए, जैसे इसको किसी संस्था ने ऋण दिया तो उस ऋण का ब्याज सहित इसको फाइनेंशियल ईयर 2023 में 30 बिलियन डॉलर वापस करना है। तो ये होता है इसका सकल बाह्य ऋण 130 बिलियन डॉलर और फाइनेंशियल ईयर में इसको 30 बिलियन इसको पे करना है इंस्टीट्यूट को, जिस संस्था से इसने ऋण लिया है। अब मुद्रा भंडार, इसका फॉरेक्स रिजर्व, इसका जो फॉरेक्स रिजर्व है ना वो बहुत कम बचा हुआ है। या और फॉरेक्स रिजर्व बचता कब बचता है, जब ये ट्रेड डेफिसिट में आप रहेंगे ना, जब व्यापार हानि में रहेंगे आप, जब आपका व्यापार दूसरे देशों से हानि में चलेगा ना तो आपके पास बाहर की मुद्रा आएंगी ही नहीं। तो बाहर की मुद्रा नहीं आएंगी तो वो फॉरेक्स रिजर्व आपका बढ़ेगा नहीं। अब फॉरेक्स रिजर्व जब आपके पास नहीं रहेगा तो आप दूसरे देशों से सामान कैसे खरीदेंगे। तो इसी की वजह से यहाँ पे पेट्रोल डीजल की इतनी कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व इसको इंपोर्ट करने के लिए चीज़ों के लिए बहुत ही कम बचा है, केवल 2 से 3 वीक के लिए इसके पास फॉरेक्स रिजर्व बचा है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ लिए इसके बारे में। मुझे आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर होंगी, लेकिन एक बार इसको देखने के बाद आप अच्छे से चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हें आप इनका नाम है मोहम्मद आसिफ है, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और इनका क्या कहना है पाकिस्तान के बारे में आप इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हुकूमत की जमीन पे 14। तो इन्होंने अपने मुंह से ही किया, जो आप सोच रहे हैं कि डिफॉल्ट हो रहा है, डिमोलिश हो रहा है, वो हो चुका है। पाकिस्तान ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुका है। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर के ये स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारे स्टेटमेंट नहीं है। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस तरीके से भंग हो गई है कि पाकिस्तान स्वतः नहीं संभाल पा रहा है, ये दूसरे संस्थानों पर लगातार कर्ज की गुहार लगा रहा है और इस पर इसको कोई मदद की आस दिख नहीं रही है दूर दूर तक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब चलिए हम समझते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक जो क्राइसिस हुई है उसके कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है। तो जो वहाँ के प्रमुख कारण हैं, तो सबसे पहले हम पहले कारण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वहाँ पर जो पहला कारण माना जा रहा है, वहाँ पे ये जो पॉलिटिक्स है, वहाँ की पॉलिटिक्स को कंट्रोल वहाँ की आर्मी कर रही है। वहाँ की आर्मी को इतना पावर दे दिया गया है कि वो आर्मी वहाँ के पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। जिसको चाहती है वो बैठा देती है, जिसको चाहती है हटा देती है। अभी अभी ये शहबाज शरीफ बने हुए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो वहाँ की पॉलिटिक्स सबसे बड़ी रीजन है कि वहाँ का ये जो आर्मी को इतना पावर दे देना, सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ पे हमेशा तख्ता पलट होता रहता है। वहाँ पे 29 सरकारें बदल चुकी है और किसी सरकारें ने अपना पूर्ण काल पूरा नहीं किया, बीच में ही किसी न किसी कारणवश उनको हटा दिया गया। तो सबसे बड़ा रीजन तो वहाँ पे ये है। उसके बाद जो जुलाई अगस्त के महीने में पाकिस्तान में बाढ़ आया था, दूसरे कारण की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो पाकिस्तान में जो बाढ़ आया था जुलाई अगस्त के महीने में, वो वहाँ पे 30 बिलियन डॉलर का पाकिस्तानी मीडिया का कहना है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि 30 बिलियन डॉलर का मेरा नुकसान हो गया। और इस नुकसान को उसने यूएन में बताया, यूएन में अपने मांग लगा गुहार की कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो गया है, इस तरीके का फ्लड आ गया है, तो हम मांग करते हैं कि सारे मुल्क हमारी मदद करें। तो वहाँ से इसको 10 बिलियन डॉलर की एड मिलती है, पूरे मुल्कों से सब देशों ने मिलकर इसको 10 बिलियन डॉलर की एड दी, जिसमें से कि एक टर्की का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उसने बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें और चीज़ें पाकिस्तान में पहुंचवाई थी सैलाब के दौरान। तो
मैं टर्की का नाम इसलिए अभी ले रहा हूँ क्योंकि अभी अभी भूकंप आया है टर्की में, और टर्की में पाकिस्तान ने भी एड भेजा है। तो हम कम देखेंगे कि इसने क्या एड भेजा है। आप अभी देखेंगे कि इस पर पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा है, और पाकिस्तान हमेशा प्रयासरत रहता है कि मेरी इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दो मुख्य कारणों के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो तीसरा कारण, सबसे बड़ा कारण है, वो इसका कर्ज है। जो दूसरे देशों से इसने कर्ज ले रखा है, जो दूसरी संस्थानों से इन्होंने कर्ज ले रखा है, इतना कर्ज में ये डूब चुके हैं। जैसा कि हमने बताया कि इनका 130 बिलियन डॉलर इनका एक्सटर्नल डेप्ट है, तो इतना इन्होंने कर्ज ले लिया है। तो सबसे पहले आईएमएफ से अभी तक इन्होंने पूरे 13 बार ऋण ले चुका है, और अभी तक उनको कोई देने की तो कोई, आप तो जानते ही हैं कि ये लेने में विश्वास करते हैं, देने में विश्वास नहीं करते। तो 13 बार अभी तक आईएमएफ से इन्होंने ले चुका है, और अभी अभी हाल में इन्होंने फिर से पाकिस्तान ने आईएमएफ से ऋण के लिए गुहार लगाई है। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक से इन्होंने कई बार लिया है। तो अब हम समझ लेते हैं, आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि अगर कोई देश में आर्थिक संकट आ जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है, तो उसे पुनः उसकी पटरी पर लाने के लिए, उसे रिहैबिलिटेशन के लिए और चीज़ों को सही करने के लिए, फिर से अर्थव्यवस्था को गाड़ी पर पटरी पर लाने के लिए आईएमएफ उसको फंड देता है, फंडिंग देता है, कर्ज देता है, हर तरीके से वो मदद करता है। और जो वर्ल्ड बैंक है, वो वर्ल्ड बैंक केवल डेवलपिंग नेशन टू एड देयर इकोनॉमिक एडवांसमेंट, तो वो एडवांसमेंट इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए देता है, न कि किसी डिजास्टर के समय पर, ना ही किसी इकोनॉमिक क्राइसिस के समय पर। तो ये डिफरेंस है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन वाशिंगटन डीसी में इसका है, और ये इसका भी वाशिंगटन डीसी में इसका भी है। दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। तो याद रखेंगे आप, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एशियन डेवलपमेंट से भी ये हमेशा कर्ज के लिए हाथ फैलाए रहता है, और इसे हाथ लगता तो हालांकि कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात जो कि ये चाइना के डेप्ट ट्रैप में फंस चुका है पूरी तरीके से। चाइना अगर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मदद करता, नहीं कर पाता, क्योंकि जानता है कि ये हमें वापस कर नहीं पाएंगे, तो चाइना एज ए हीरो सामने आता है और इसकी मदद करके इसका मसीहा बन जाता है। और फिर चाइना के ही ये इशारों पर घूमता है पाकिस्तान, कहीं यहाँ पर बम फुड़वाता है, कहीं वहाँ पर बम फुड़वाता है। तो ये सारी चीज़ें करता है पाकिस्तान चाइना के इशारों पर। तो चाइना के अभी ये डेप्ट ट्रैप में पूरी तरीके से फंसा हुआ है। जो ये सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें इसने इतना इन्वेस्टमेंट करवा दिया है चाइना से कि ये चाइना का पूरी तरीके से कर्जदार बन चुका है। तो चौथा कारण ये है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमने तो देखी, और पाकिस्तानी असेंबली के ये मेंबर हैं, और पाकिस्तान के ही खिलाफ पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है, उनके बारे में ये क्या कहते हैं, आप अपने ही कानों से सुन लीजिए। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ असेंबली के अंदर, और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी कहना चाहता हूँ। ये है भिखारी, जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है। जैसा कि आपने सुन लिया होगा कि इन्होंने अपने मुंह से स्पष्ट रूप से शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को ट्रोल करते हुए कि खुद भिखारी हैं, आप इंटरनेशनल भिखारी हैं, इस तरीके के इनके ही असेंबली के लोग इनके लिए शब्द यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो हम अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। इसका पूरा इतिहास इसका हम ही से प्रारंभ होता है। 1947 के बाद से इसका इतिहास प्रारंभ होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये सदैव ही अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराने का कोई मौका नहीं छोड़ता। और इसी कड़ी में इसने अभी हाल में ही टर्की को एड भेजकर ऐसी बेइज्जती, इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है कि ये अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं है। हालांकि टर्की जो है एक इस्लामिक कंट्री है, इसलिए इसकी हमेशा इसके बचाव पक्ष में रहता है। तो देखते हैं इसने ऐसा क्या कर दिया जिससे इसकी पूरी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें
तो जब इसके 1971 में जब युद्ध हुआ था और पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है, वहाँ पर उसको जब हमने मुक्ति दिलाई थी पाकिस्तान से, तो 1971 का जो युद्ध हुआ था इंडो पाकिस्तान युद्ध, तो उस समय पे 94,000 से अधिक जो सैनिक थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये आत्मसमर्पण पाकिस्तान के जनरल हैं और ये भारत के जनरल हैं, और यहाँ पे आत्मसमर्पण पत्र इन्होंने साइन किया था। तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी जब इनके 94,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, भारत के घुटनों पर गिर गए थे। तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती इनकी ये हुई थी, और इन्होंने अपना गिनीज वर्ल्ड में भी नाम बुक करा लिया कि हमने 94,000 हमारे सैनिक भारत के शरण में आ गए थे। तो पहली बेइज्जती ये थी इनकी। टर्की में इन्होंने अपने हाल में बेइज्जती कराई है, तो इस बेइज्जती की का तो कोई जवाब ही नहीं है। आप खुद सोचेंगे कि इस तरीके से कोई कैसे गिर सकता है। तो कहानी ऐसी है कि पाकिस्तान में जब अगस्त और जुलाई के महीने में बाढ़ आई थी, तो टर्की के तरफ से यहाँ पे कुछ खाद्य सामग्री भिजवाए गए थे पाकिस्तान के लोगों को राहत सामग्री के रूप में। तो पाकिस्तान ने उसको अपने पास प्रिजर्व करके अभी तक रखा था, वो लोगों तक बांटा नहीं। सबसे बड़ी गलती की वो लोगों तक बांटा नहीं, वो अभी तक इसके पास रखा था। और जब अभी हाल में तुर्की में भूकंप आता है, तो वो इसे ही शहबाज शरीफ इसे ही पैक करा के और गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखवा के पैक करा के इसे ही भिजवा देते हैं सीधा टर्की में। और जब टर्की में ये पैकेट खोले जाते हैं और जब अंदर पैकेट में देखा जाता है, तो पैकेट में लिखा हुआ था कि प्यार और मोहब्बत से भेजे गए टर्की के उपहार जो कि पाकिस्तान के लिए हैं सैलाब के दिनों में। तो जब टर्की ने ये देखा, तो वहाँ से फ़ोन आता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को ये जब खबर होती है तो उसका शर्म से सर झुक जाता है कि मैं अपनी निगरानी में ये एड भिजवाया था और इस तरीके की घटना हो गई। तो इस तरीके के ये काम करते हैं, और आपको सबूत भी दिखा देते हैं कि ये कुछ भी मैं ऐसे अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि ये भी लाहौर से गए हैं और तुर्की से एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आई। अच्छा, वहां सामान पहुंचा, ये सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। शर्मिंदगी की बात है। मकसद अब मुझे तो आपने सुन ही लिया होगा कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से एक बहुत ही बेहुदा हरकत की, जो कि टर्की का ही दिया हुआ भेंट टर्की को ही दोबारा से वापस करता है उस भूकंप के समय में। तो इस तरीके से पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराने से कभी नहीं चूकता, और यही इसके पतन का कारण है, जो कि आज इसके यहाँ इतने बड़े आर्थिक संकट से ये जूझ रहा है। और हालांकि भगवान करे कि वहाँ के लोग जल्दी से जल्दी इस आर्थिक संकट से बच जाएं और फिर से पाकिस्तान पटरी पर आ जाए। ये वीडियो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की कंडीशन को आपसे डिस्कस करना था, और मुझे पूरा आशा है कि आप इस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और मिलते हैं फिर एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।